राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर 2023 से 2028 तक के लिए बिहार सरकार की ओर से तैयार कृषि रोड मैप का करेंगी लोकार्पण। कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगी शामिल। चुनावी राज्यों में बढ़ी सरगर्मी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोटा और अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से करेंगे रणनीति पर चर्चा। राहुल और प्रियंका गांधी आज से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस राजस्थान के लिए जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम। आज सेना कमांडर सम्मेलन में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पिछले 2 दिन से सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर हो रहा है मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल दौरे से पहले गाजा के अस्पताल पर हमला, 500 से अधिक लोगों की मौत। इजराइल और गाजा के एक संगठन ने एक दूसरे पर लगाए हमले के आरोप। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कहा हमले की होगी जांच। जो बाइडेन की टिप्पणी पर रूसी राष्ट्रपति ने की प्रतिक्रिया। पुतिन ने कहा दूसरों का सम्मान करना सीखें। आज चीन में अपने समकक्ष शी जिनपिंग से मिलेंगे पुतिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा का आज आखिरी दिन। कल भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिल रही है मजबूती। और क्रिकेट विश्व कप में आज चेन्नई में होगा अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। कल खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने किया बड़ा उलटफेर। दक्षिण अफ्रीका को दी 38 रन से मात। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। पटना में राष्ट्रपति आज 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगी। तो वहीं राष्ट्रपति 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। इसके साथ ही साथ राजभवन में पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति गुरुवार की शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना के कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। ये शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार मंथन कर रहा है। कमांडरों का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गए हैं। वो ओमान सरकार के साथ द्विपक्षीय हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ओमानी नेतृत्व के साथ सार्थक चर्चा और विविध भारतीय समुदाय से जुड़ने का अवसर भी प्रतीक्षा में है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज राजस्थान के कोटा और अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा कोटा के लोटस अनंता औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नड्डा शाम को अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन के लोगों से मिलकर विभिन्न विषयों को लेकर
चर्चा करेंगे। इसके बाद संगठनात्मक विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा सोमवार को ही राजस्थान के दौरे पर आए थे। जोधपुर में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ 3 दौर की बैठकें की थीं। और बीजेपी जल्दी ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की अगली सूची जारी करेगी। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक हुई। देर रात तक चली इस बैठक में अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता मौजूद थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कांग्रेस की अहम बैठक राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस ने राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक लिस्ट का इंतजार है। राजस्थान जहां कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए वहां पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी सभी फीडबैक और समीकरण का ध्यान रखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पार्टी का फोकस जिताऊ कैंडिडेट पर है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की 106 सीटों में सर्वसम्मत नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं ने 106 सीटों पर मंथन किया। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान के लिए पार्टी कुछ बड़े फैसले कर सकती है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए भी दूसरी लिस्ट का इंतजार है। और लगातार विवादों में घिरा रहने वाला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक बार फिर से सुर्खियों में है। आरोप यह है कि परीक्षा के तहत डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर के पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों को भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती करने वाली संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग के विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार सवाल उठाए हैं परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और भाजपा ने। पीएससी 2021 के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप के साथ भाजपा पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। याचिका में 18 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनकी नियुक्ति पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। याचिका में बताया गया है कि आयोग के एक सचिव के रिश्तेदार को डिप्टी कलेक्टर के पद पर, तो वहीं राज्यपाल के एक सचिव के बेटा बेटी को भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पीएससी के चेयरमैन और कांग्रेसी नेताओं के करीबियों को मेरिट लिस्ट में जगह दी गई है, जिसके चलते होनहार बच्चों को नीचे और छोटे पोस्ट दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हुए सीजी-पीएससी एग्जाम को लेकर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस भर्ती परीक्षा में 18 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का चयन हुआ है। ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती पर रोक लगाने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी में जो डिप्टी कलेक्टर्स के, तहसीलदार के पदों का रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें सीजीपीएससी के चेयरमैन के 8 रिश्तेदारों का हो गया, कांग्रेस के नेताओं का हो गया। 18 लोगों के नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे किया है। अब लोगों को ये शंका है कि ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है। 2018-19 से लेकर और 2023 तक सीजीपीएससी में जितनी नियुक्तियां हुई हैं वो सब लेन देन के आधार पर हुई हैं। या आपसी में भाई बहन का चयन कैसे हो गया, किसी नेता के रिश्तेदार का चयन कैसे हो गया, किसी अधिकारी के, किसी का रिश्तेदार होना कोई अयोग्यता का पैमाना नहीं। और यदि वास्तव में कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सामने लाइए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी गड़बड़ी लाता है हम उसकी जांच करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रही है। इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जांच के निर्देश दिए हैं। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Here
मैदान की खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता देंगे गाजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर इस हमले का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार किया है। गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल पर एक बड़ा हवाई हमला हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों ने अस्पताल में शरण ले रखी थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने गाजा अस्पताल पर हुए इस हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि गाजा पट्टी के अस्पताल पर हुआ घातक हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उसको इसका जवाब देना होगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो बतौर सबूत जारी करके आरोप लगाया है कि इजराइल को निशाना बनाकर बनाया गया एक रॉकेट विफल हो गया और उसमें विस्फोट हो गया। उसी क्षण गाजा में एक अस्पताल पर हमला हुआ। और गाजा में अस्पताल पर हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है। बाइडेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में लिखा है कि वो गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके और उसके कारण जान माल की भयानक क्षति से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि ये समाचार सुनते ही उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इसके बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में क्या हुआ था। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका संकट की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है। बाइडेन ने अपने संदेश में त्रासदी में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। वहीं इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर रवाना हो गए हैं। बाइडेन मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट से इजराइल के लिए रवाना हुए। गाजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद जॉर्डन में होने वाले अरब नेताओं के साथ बाइडेन के शिखर सम्मेलन को भी रद्द कर दिया गया है। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ अम्मान में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना था, लेकिन अब जॉर्डन ने घोषणा कर दी है कि वो गाजा में अस्पताल पर हुई बमबारी के बाद बैठक को रद्द कर रहा है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को के हितों को दबाया नहीं जा सकता और अमेरिकी राजनेताओं को दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। पुतिन की ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणियों के बाद आई है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में पुतिन के खिलाफ कुछ बातें कही थीं, जिसके बाद पुतिन ने साफ तौर पर यह कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन निर्विवाद रूप से दुनिया के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक हैं। वो लंबे समय से राजनीति में हैं। वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं, उन्हें कैसे हासिल करना है। इन सब हालातों के बीच आज पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। पुतिन इस समय चीन के दौरे पर हैं, जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। देखना यह होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के बीच दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ बातचीत होती है। और मेरी माटी मेरा देश की बात करते हैं तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में छात्रों के कलश में मिट्टी अर्पित की। योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति वर्ग सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर काम कर रही है। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष कलश यात्रा में शामिल हुए।
मेरी माटी मेरा देश अभियान देश भर में अमृत कलश यात्राओं के साथ अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। इस अखिल भारतीय संपर्क पहल का लक्ष्य देश के हर घर तक पहुंचना है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के कलश में मिट्टी अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने PMAY, ODOP, स्वयं रोजगार योजना, कृषि कुसुम योजना, बाबा साहेब रोजगार प्रोत्साहन से लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में आयोजित अनुसूचित जाति वर्ग सम्मेलन में भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर काम कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को उजाड़ने का कार्य कोई भी प्रशासन और कोई भी शासन नहीं कर पाएगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक बल्दीराय से सोमवार को अमृत कलश यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा और SDM बल्दीराय विदुषी सिंह ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने बताया कि यह यात्रा निकालकर हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ग्राम की मिट्टी, हमारे घर परिवार की मिट्टी, राष्ट्रीयता के बारे में सबसे बड़ा संदेश है कि हमारा भारत देश एक है। हर गांव की मिट्टी, हर शहीद जो हमारे बलिदान हुए, हर ग्राम सभा की मिट्टी, हर परिवार की मिट्टी। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे माननीय मोदी जी हैं और ये मतलब राष्ट्रीयता के बारे में सबसे बड़ा संदेश है कि हमारा भारत देश एक है। और हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता में बहुत बड़ा है। आज हमारे वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। कलश यात्रा के दौरान भक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति की झलकियां भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिला पुरुष कलश यात्रा में शामिल हुए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के मद्देनजर 70 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली गई। अमृत कलश यात्रा में 5 फीट ऊंचाई का कलश तैयार किया गया, जिसका वजन करीब 36 किलो के आसपास था। 5 फीट ऊंचाई का कलश क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नियत यह है कि सारे युवाओं के अंदर में पूरी सब जागृत हो, देशभक्ति, उसके बाद में जितने वीर शहीदों के नमन में यह यात्रा। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के वीरों को सम्मानित करने के लिए 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था, जिसके तहत अदम्य साहस का परिचय देने वाले उन साहसी व्यक्तियों को वीर की संज्ञा दी गई है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान व्यापक पहुंच और महत्वपूर्ण जन भागीदारी के साथ उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में देश भर से आए 60,000 प्रतियोगी बच्चों में से 36 चयनित बच्चों ने भाग लिया और पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के बारे में अपनी राय रखी। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी OP यादव की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आई संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि विविधताओं से युक्त भारत के हर राज्य में अलग अलग श्री अन्न उगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पोषक अनाजों को बढ़ावा देने में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर देश के कोने में मिलेट्स का अलग प्रकार है ना। वो कैसे खाद्यान्न में इस्तेमाल होता है, लोग खा रहे हैं या वो भी डाइंग फूड हो गया है ना, तो इन सब पे एक फोकस आएगा। संगोष्ठी में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के निदेशक N रामदास अय्यर ने कहा कि संगोष्ठी में देश भर के 60,000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनमें से चुनिंदा 36 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। चयनित बच्चों ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के बारे में अपने अपने विचार रखे। अलग अलग टॉपिक्स लेके पिछले 42 साल से हम ये करते आ रहे हैं। तो इस साल का टॉपिक है मिलेट्स, सुपर फूड्स है या एक डाइट फैड है। राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में भाग लेने आए विशेषज्ञों ने मिलेट्स की महत्ता को रेखांकित किया। मेधावी बच्चों ने मिलेट्स जागरूकता के लिहाज से इस संगोष्ठी को बेहद महत्वपूर्ण बताया। मैं गोवा से हूँ और मिलेट्स एक फूड आइटम है जो हमें
अभी हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनल, हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। संगोष्ठी में आए अन्य बच्चों ने भी पोषक गुणवत्ता के लिहाज से श्री अन्न को बेहतरीन खाद्यान्न कहा। अब जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करके इतने सारे बेनिफिट्स जाने हैं मिलेट्स के बारे में कि अब जब भी मैं मेरी दादी के घर जाऊंगी मैं ज़रूर उनसे खुद ही बोलूँगी कि मेरे को बना के दें। बदलती जीवन शैली के बीच सेहत के लिए प्रतिभागी बच्चों ने पोषक अनाजों को बेहतर विकल्प बताया। ये संगोष्ठी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि बच्चों से ही ये जो मिलेट का आइडिया है ये सोसाइटी में स्प्रेड होगा। जब बच्चे ही इसको समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तो एक जागरूकता आएगी और एक रिवॉल्यूशन आएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM हर साल वार्षिक छात्र विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन करता है। संगोष्ठी का उद्देश्य युवा छात्रों के मन में वैज्ञानिक सोच और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की भावना पैदा करना है। श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक या भ्रांति आहार, इसी थीम को लेकर राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आए देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों ने न केवल श्री अन्न के महत्व को रेखांकित किया बल्कि पोषकता के आधार पर स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए इसको अपनी भोजन की थाली में शामिल करने का प्रण भी लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर और संजीव के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज दिल्ली। और अब अगली खबर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विजय पताका फहराना ही चंद्रयान 3 की विजय गाथा नहीं है। जिस कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चंद्रयान को बनाया गया उसकी तारीफ खुद नासा ने की है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ से दिल्ली में खास बातचीत की। चंद्रयान 3 की सफलता अब सबकी जबान पर है, लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने आकर भारत को सराहा है और कहा है कैसे आपने ये चमत्कार कर दिया, वो भी इतने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। मेरे साथ है इसरो के चेयरमैन, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, नासा से ये बात निकल कर आती है, हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये हमारे डिजाइन को उन्होंने वे जो लोग ये नासा से आए वे अप्रिशिएट किए, उसमें हमारा ये खुशी की बात है कि हमारा डिजाइन तो बहुत अच्छा है। ये कुछ कम एक्सपेंडिचर में कम कर सके भारत में ही, उसका टेक्नोलॉजी का क्वालिटी भी अच्छा है। सो इसके उन्होंने ये अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये बोला कि अगला ये डेवलप भारत में करे तो कुछ कम कुछ एक्सपेंडिचर में हमको ये डेवलप कर सकूंगा। ये क्या आप ये यूएस को नहीं देते? ये ऐसा एक क्वेश्चन किया। ये तो जोवियल क्वेश्चन है। तो आपको पता है अमेरिका टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। मुझे यही बताना चाहता हूं कि हमारा टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है। सर, अगर एक लेमन्स लैंग्वेज में हम बात करें तो किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है, किस तरह से लोग इस बात को समझेंगे? एक जो फंक्शनैलिटी है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी में हमारा फंक्शनैलिटी अच्छा है, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करता है और उसका कॉस्ट है तो आधा है और 1/10 है, तो हम कब बोलते हैं इस कॉस्ट इफेक्टिव है। सर, एक आखिरी सवाल, चंद्रयान के बाद अब गगनयान हमारे लिए तैयार है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? गगनयान की तैयारी हो रही है। हमारा पहला टेस्ट है, इसका टेस्ट व्हीकल D1 क्रू अबोट टेस्ट के नाम दिया है। उसका लॉन्च होगा ये 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से। तो आप तैयार रहिए, चांद के बाद अब गगनयान हमारी सफलता का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज दिल्ली। तो चांद के बाद अब गगनयान हमारी सफलता का इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति, नमस्कार।